जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी प्यारे भाइयों और बहनों। आज का दिन 19 जनवरी और बात करते हैं हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, यानी अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक अगर पूछा जाए तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय होगा, जिनके लिए कहा जाता है राय पिथौरा यानी युद्ध में पीठ ना दिखाने वाला, दल पुंगल यानी विश्व विजेता। तो आप कमेंट करके बताएं, दल थंबन की उपाधि गज सिंह को प्राप्त थी, लेकिन ये उपाधि किस मुगल बादशाह के द्वारा दी गई थी? मारवाड़ के शासक गज सिंह को दल थंबन की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, तो यहां बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म 19 मई 1166 ईस्वी को हुआ। जिस प्रकार महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ महीने में हुआ, उसी प्रकार एक और वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान का जन्म भी ज्येष्ठ महीने में हुआ। इनका जन्म हुआ था अनहिल पाटन गुजरात में। अनहिल पाटन गुजरात में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर चौहान के पिता का नाम अर्णोराज था। जो सोमेश्वर चौहान है वो अर्णोराज और कांचन देवी के पुत्र हैं सोमेश्वर चौहान। तो अगर पृथ्वीराज चौहान के दादाजी का नाम पूछा जाए तो अर्णोराज होगा, स्वाभाविक सी बात है। माता का नाम माता कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी। अगर ये आ जाए कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय इनकी संरक्षिका कौन थी, तो इनकी माता ही थी। संरक्षिका कौन थी? माता ही थी, कर्पूरी देवी। अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर, दिल्ली शहर को बसाने वाले अनंगपाल तोमर। दिल्ली शहर जो है, इसके बारे में पालम बावली अभिलेख से पता चलता है कि दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं कि इनका जो प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो होगा कदमवास। कदमवास या केमांस भी कहते थे, केमांस भी कहते थे। एक प्रश्न और आता है साथियों कि अहिछत्रपुर दुर्ग जो नागौर जिले में है, ठीक है, उस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के प्रधानमंत्री कदमवास या केमांस ने। उसी प्रकार जीर्ण माता मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक के समय हुआ था? तो पृथ्वीराज प्रथम के समय। ठीक है, फिर यहां बात करते हैं सेनाध्यक्ष। सेनाध्यक्ष की बात की जाए, अगर यह पूछा जाए कदमवास या केमांस कौन थे, तो अहिरावती के दाहिमा राजपूत थे। सेनाध्यक्ष है भुवनमल। भुवनमल, गुरुजी भुवनमल कौन हो भाई? कर्पूरी देवी के चाचा, कर्पूरी देवी के चाचा थे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी एक साथ लाइव आइए, ताकि आपको पूरी जानकारी आज पृथ्वीराज चौहान तृतीय से संबंधित मैं देने की कोशिश करता हूं, जितना हो सके हमारे पास समय है उसमें। पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक होता है। तो प्रश्न आ जाता है कि राज्याभिषेक कब होता है? 11 वर्ष की आयु में, 1177 ईस्वी में होगा। अब यहां एक प्रश्न और आता है कि इनके घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम जो त्राइन के युद्ध में इनको मिला था, घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। नाट्यरंभा, जो नाचने में निपुण था, इसलिए उसका नाम क्या है? नाट्यरंभा। पत्नी का नाम पूछा जाए, पत्नी का नाम पूछा जाए तो इच्छनी, इच्छनी राजकुमारी, और एक थी संयोगिता। संयोगिता। सोमेश्वर चौहान और कर्पूरी देवी के और भी संतान थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक भाई भी है, यहां लिख देते हैं भाई। भाई का नाम है हरिराज और बहन का नाम है पृथा। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जब इनके पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो जाती है तो इनके सामने जब इनका राज्याभिषेक होता है तो बहुत सी समस्याएं खड़ी होती है। यानी सबसे पहले तो इनको अपने चचेरे भाई नागार्जुन, ठीक है, और इनके चाचा अपर गांगेय, उनके मतलब विद्रोह का दमन करना होता है। फिर ये भंडानकों का दमन करते हैं। भंडानक जो है
वो एक सतलज प्रदेश से आई हुई जाति थी जो गुड़गांव और हिसार में रहते थे। उसके बाद में वो वहां से मथुरा, अलवर, भरतपुर में आकर निवास करने लगे, तो उनको इन्होंने पराजित किया। तो शुरुआत करते हैं उसके आगे की। उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि इनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान, माता का नाम कर्पूरी देवी है, और यहां पूछा जाए प्रधानमंत्री कदमवास, सेनाध्यक्ष भुवनबल। लेकिन तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति खांडेराव था। गद सिंह को दल थंबन की उपाधि जो दी गई थी, वो दी गई थी किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, ठीक है, दल थंबन की। और यहां पर अगर इनकी बात करें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, तो इनको दल पुंगल कहा जाता था, विश्व विजेता कहा जाता था, राय पिथौरा कहा जाता था, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। यह तो हमारी हिंदू संस्कृति में एक देन है कि भागती हुई सेना का हम पीछा नहीं करते थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान तृतीय की एक भूल थी कि मोहम्मद गोरी को जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हरा दिया था तराइन के बैटल ऑफ तराइन के फर्स्ट वार में, तो वहां पर क्या होता है कि वो भूल होती है और उसे समय मिल जाता है और वो दोबारा आक्रमण करता है, और उसके बाद में यहां पर राजपूत काल का अंत हो जाता है और मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। तो पूरी उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे सल्तनत काल की स्थापना होती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में, कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में आता है, गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना की जाती है, सारी बात करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो, तो आगे की बात करते हैं। तो इनका जन्म कौन से महीने में हुआ था भाई? ज्येष्ठ महीने में हुआ था। और सबसे प्रसिद्ध लाइन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के लिए आपको पता ही है कि 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। आज उसके बारे में भी पूरी बात करेंगे। लेकिन एक लाइन आप लोगों से पहले पूछना चाहता हूं मैं कि 12 बरस कुकर जुए, 12 बरस कुकर जिए, 13 बरस सियार, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिकार। यह लाइन किन के ऊपर कही गई है, कहां के गीतों में यह प्रचलित हुई थी? कमेंट कीजिए, फिर आगे मैं बताता हूं आपको। तो सबसे पहले इन्होंने नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया, क्योंकि इनका राज्याभिषेक जो होता है पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक होता है 11 वर्ष की आयु में। तो कब हुआ? 1177 ईस्वी में। जन्म अनिहल पाटन गुजरात में। नागार्जुन के विद्रोह का दमन हुआ 1178 ईस्वी में। एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं गुड़गांव का युद्ध। गुड़गांव का युद्ध। नागा अर्जुन जो है विग्रहराज जो चतुर्थ थे उन्हीं का पुत्र है, और यह भी दिल्ली पर शासन करना चाहता था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय मैंने बताया कि अनंगपाल तोमर जो है उनका दोहिता था। तो अनंगपाल तोमर के कोई भी बेटा ना होने के कारण उन्होंने अपने दोहिते को ही दिल्ली सौंप दी थी। ठीक है, अब यहां गुड़गांव का युद्ध होता है। इसमें अपने एक तरफ बात करें तो नागार्जुन, और नागार्जुन के साथ है अपर गांगे। इधर है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो ये जीत गया और ये हार गए, ये यहां से भाग जाता है। तो पहली बात तो होगी, सबसे पहले किसके विद्रोह का दमन करता है? नागार्जुन के विद्रोह का दमन करता है, चचेरे भाई का। उसके बाद भंडानकों को हराता है। तो आइए आगे की बात करते हैं। भंडानकों की बात। भंडानकों के विद्रोह का दमन। भंडानक जो है ये कहां से आए थे भाई? सतलज प्रदेश से आए। कहां पर निवास कर रहे थे? गुड़गांव, या इनके अलावा अपने पूछें तो हिसार। फिर ये आगे बढ़ जाते हैं कहां पर? मथुरा, अलवर, भरतपुर। तब इनके साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय युद्ध करते हैं और इनको पराजित करते हैं, और उसके बाद में गुड़गांव पर अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद में जो कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों, वो होती है कि पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है, अगर पूछा जाए कि इनकी उपाधियां क्या क्या है तो मैं बता देता हूं। भारतेश्वर इनको कहा जाता था, सपाद लक्षेश्वर इनको कहा जाता था। सपाद लक्ष यानी 1.25 लाख गांवों का समूह था, ठीक है। और उसके बाद हिंदू सम्राट कहा जाता है, राय पिथौरा कहा जाता है, दल पोंगल के नाम से जाना जाता है। अजमेर के अंदर सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय है, जो कि सबसे प्राचीन महाविद्यालय है राजस्थान का।
यहां बात करें आगे की भंडारकों के विद्रोह के दमन के बाद, तो बात करेंगे अपने महोबा विजय की। किसकी बात करेंगे? महोबा विजय। क्योंकि भंडारकों को हराने के बाद इनकी सीमा का विस्तार हो जाता है और सीमा विस्तार के कारण ही एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं महोबा विजय। क्या बोलते हैं? महोबा विजय। और यह सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है महोबा विजय, या इसे बोलते हैं तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध, बुंदेलखंड या जेजाग भुक्ति, ठीक है। महोबा विजय, तुमुल का युद्ध, ये जो होता है ये युद्ध होता है 1182 ईस्वी में। 1182 ईस्वी में किन किन के मध्य होता है? इधर है चंदेल शासक परमार्दी देव। देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से जो प्रश्न पूछे जाएंगे अपने उन्हीं के बारे में बात करेंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि जो गुजरात के शासक है, चालुक्य शासक, यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय गुजरात के शासक कौन थे? तो प्रश्न आता है चालुक्य शासक थे भीमदेव द्वितीय। उसी प्रकार चंदेल शासक कौन थे? परमार्दी देव। अगर प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आए, यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो चिश्ती सिलसिले के संस्थापक और गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं, वो किस चौहान शासक के काल में आए थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में, तराइन के द्वितीय युद्ध में आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर दोस्तों बात करूं तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनका जन्म हुआ था संजरी गांव फारस में 1143 ईस्वी में, और उनकी वफात यानी वफात मान्य होता है मृत्यु 1235 ईस्वी में हुई थी, जो तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और यहां पर चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कहलाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पिता का नाम ग्यासुद्दीन महमूद था और माता का नाम पूछा जाए तो बीबी मनहूर था। बीबी मनहूर था। उनके गुरु का नाम शेख उस्मान हारूनी चिश्ती था और उनकी जो दरगाह है वो अजमेर में है, जहां 1 रजब से 6 रजब तक उर्स भरता है और भीलवाड़ा का गोरी परिवार सबसे पहले वहां झंडा चढ़ाता है। उसी अजमेर की दरगाह का निर्माण है, जो गुंबद वो ग्यासुद्दीन ने तैयार करवाया था, लेकिन दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने शुरू करवाया, कहते हैं हुमायूं ने पूरा करवाया था। उसके बाद वहां पर बड़ी देग अकबर के द्वारा चढ़ाई गई थी और छोटी देग जहांगीर के द्वारा चढ़ाई गई थी। गुरु को वहां पर क्या कहा जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। बाकी चीज मैं आपको बताता हूं कि वहां जो शिष्य होता है उसको मुरीद कहते हैं, ठीक। उत्तराधिकारी को वली कहा जाता है, उत्तराधिकारी को वली कहा जाता है, और जो बैठने का स्थान होता है उसे खानका कहा जाता है। तीर्थ यात्रा जियारत कहलाती है, तीर्थ यात्री जो होते हैं वो जायरीन कहलाते हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक उपाधि दी गई थी मोहम्मद गोरी के द्वारा, हिंद का आध्यात्मिक गुरु, यानी सुल्तान ए हिंद, हिंद का आध्यात्मिक गुरु कहा गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य का नाम था बख्तियार, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार, ठीक है। उनके शिष्य का नाम था बाबा फरीद, बाबा फरीद के शिष्य का नाम था निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य का नाम था अमीर खुसरो। तो बात करते हैं यहां पर परमार्दी देव के 2 स्वामी भक्त सैनिक थे, एक का नाम था आला, एक का नाम था आला और एक का नाम था उदल, और इन्हीं के लिए वो बात कही गई है कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिकार, ठीक है। तो अपनी स्वामी भक्ति और वीरता के लिए ये प्रसिद्ध है आल्हा व उदल। कहते हैं कि इस युद्ध से पहले ये नाराज होकर कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के पास चले जाते हैं, लेकिन इनकी माता के कहने पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वापस आते हैं और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ युद्ध करते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ युद्ध करते हैं। एक बात और, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनाध्यक्ष भुवनमल था। भुवनमल यानी जिस प्रकार गरुड़ ने राम और लक्ष्मण की सहायता की थी यानी रक्षा की थी, उसी प्रकार भुवनमल ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सहायता की थी और रक्षा की थी। आप ये बताएं कि गरुड़ ने राम और लक्ष्मण की जो सहायता की थी वो किससे की थी, यानी रक्षा की थी। तो इस युद्ध में भी कौन जीतेगा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और ये कौन हार जाएंगे और ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और यही प्रश्न पूछा गया था, वीरगति को कौन प्राप्त हुए थे? आला व उदल प्राप्त हुए थे। कौन से में? तुमुल का युद्ध है, महोबा विजय थी। क्योंकि इसका कारण था कि परमार्दी देव ने एक बार पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो लौटती हुई सेना के जो सैनिक थे उनके ऊपर आक्रमण किया था, जो घायल सैनिक थे उनको मार दिया था। उसके कारण भी कारण बताते हैं। दूसरा, सीमा विस्तार ही मुख्य इसका कारण रहा था। तो आगे की बात करते हैं। ये तो था तुमुल का युद्ध, और इसके बाद अपने बात करते हैं कि जो चालुक्य शासक थे भीमदेव, उनके साथ क्यों युद्ध हुआ उसके बारे में। साथियों स्क्रीनशॉट ले लिया गया इसका? अब बात करते हैं 1184 ईस्वी की।
लेकिन आप लोगों को एक बात बता देता हूं मैं अभी, मोहम्मद गोरी जो था वो गजनी का शासक था, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया, लेकिन 1178 ईस्वी में माउंट आबू के युद्ध में भीमदेव द्वितीय से वो हार जाता है। तो प्रश्न आता है कि मोहम्मद गोरी को सबसे पहली बार भारत में किसने हराया था? सबसे पहली बार भारत में हराने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था क्या नाम था कि पूछा जाए आपसे, जो हराने वाला व्यक्ति था भीमदेव द्वितीय था। ठीक है दोस्तों, 1184 ईस्वी की बात होगी। 1184 ईस्वी के अगर बाद में अपने बात करते हैं तो यहां पर चालुक्य शासक भीमदेव को पराजित किया। चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय कहां के हैं? ये गुजरात के शासक है, गुजरात के शासक है। एक प्रश्न और आ सकता है कि महोबा विजय प्राप्त करने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपने किस सामंत को वहां पर नियुक्त किया था? तो पुंजन राय। पुंजन राय कहां नियुक्त किया इनको? महोबा में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सामंत पुंजन राय को कहां नियुक्त किया गया है? महोबा में नियुक्त किया गया है। चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय गुजरात के शासक थे। हारने का कारण और जो रहा वो मुख्यतः इछणी राजकुमारी। राजकुमारी का नाम क्या है? इछणी है। कहां की है? माउंट आबू की। माउंट आबू की। इस रानी के साथ विवाह कौन करना चाहता था? भीमदेव द्वितीय। लेकिन विवाह कौन कर लेता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। यानी होता क्या है कि जिस दिन तेरे नाम पे जंग छिड़ गई तो मुझ जैसे बुजदिल भी पहली सप में खड़े मिलेंगे। जिस दिन तेरे नाम पे जंग छिड़ गई तो मुझ जैसे बुजदिल भी पहली सप में खड़े मिलेंगे। ना जाने कब छलकेंगे मेरे गम के आंसू तेरी आंखों से, ना जाने किस दिन ये बर्तन भरे मिलेंगे। तू मुझे घूर कर देखती है ए इछनी, एक दिन हम भी तेरी बाहों में मरे मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ खुमार था, लेकिन उतार किसने दिया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। ठीक है, तो यहां पर पराजित कौन होते हैं? भीमदेव द्वितीय। लेकिन यह वही शासक है जो किसको हराते हैं? मोहम्मद गोरी को। भीमदेव द्वितीय कहां पर अधिकार करना चाहते थे? नागौर पर। नागौर पर अधिकार करना चाहते थे। भीमदेव द्वितीय ने ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर चौहान की हत्या की, ये लिखा जाता है, लेकिन यह तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, तो यहां ये नागौर पर अधिकार करना चाहते थे, लेकिन सबसे मुख्य जो कारण था वो माउंट आबू यानी एक सांखला परमार जैत सिंह की पुत्री इछणी के लेकर प्रेम विवाद होता है, उसके कारण उनके साथ युद्ध होता है। ठीक है, तो आपसे सिर्फ प्रश्न ये पूछा जाएगा गुजरात में शासक कौन थे? चालुक्य शासक। मोहम्मद गोरी को हराने वाले भीमदेव द्वितीय, लेकिन भीमदेव द्वितीय को हराने वाला पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब बात करते हैं अपने कि संयोगिता को लेकर जो विवाद होता है उसके बारे में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, फिर अपने बात करते हैं संयोगिता के विवाह की। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान तृतीय आपस में प्रेम करते थे। संयोगिता से विवाह, संयोगिता से विवाह, संयोगिता से विवाह यानी इस मुद्दे की बात करते हैं। संयोगिता के पिता का नाम था जयचंद गढ़वाल। कहां के शासक थे? कन्नौज के शासक थे। यह भी दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे। ठीक है, कन्नौज के शासक थे। इधर है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब देखो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और संयोगिता दोनों का ननिहाल क्या है? दिल्ली है। कारण क्या है? क्योंकि अनंगपाल तोमर की जो दूसरी पुत्री थी उसका विवाह विजयपाल से हुआ था। किसके साथ हुआ था? विजयपाल के साथ हुआ था। ठीक है, और यहां बात कर रहे हैं और वो भी कन्नौज के ही हैं। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का ननिहाल भी दिल्ली है और संयोगिता का ननिहाल भी। दोनों का ननिहाल कहां पर था? दिल्ली। दिल्ली क्या था भाई? ननिहाल था। और दोनों में प्रेम हो जाता है। उसके बाद की बात है, जो मुख्यतः जो किताबों में जो प्रश्न आएंगे अपने, उसके बारे में बात करते हैं कि जयचंद गढ़वाल जो है उसको इस बात का पता लग जाता है तो वो संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान तृतीय का विवाह स्वीकार नहीं करता।
वो एक यज्ञ करवाता है, राजसूय यज्ञ। और संयोगिता के लिए स्वयंवर रचता है। स्वयंवर, अब भाई मन तो एक बात बताओ थे, स्वयंवर का मतलब क्या होता है कि तू अपनी इच्छा से जिसे चाहे उसे अपना वर चुन सकती है, यही होता है। तो अठे संयोगिता आपके मर्जी में तो चुनने लाग रही पृथ्वीराज चौहान तृतीयन, लेकिन आप बात जच्ची को नहीं जयचंद गढ़वाल के। तो क्या होता है कि वो एक दरबार लगाता है, ये दरबार लगा देती है स्वयंवर, और इसके बाहर एक मूर्ति बनाकर पृथ्वीराज चौहान तृतीय की लगा देता है, और यहां पर खुद बैठ जाता है और बहुत सारे राजा महाराजा इस दरबार में बैठे होते हैं। अब यहां पर क्या है कि जो संयोगिता आती है वो देखती है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय तो आड़ो ही को नहीं, ब्याह तो बिसा कर लो। अब उसने उसकी अनुपस्थिति में जो पुतला था उसी को माला पहना दी। इन सभी बातों की घटनाक्रम की जानकारी पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मिलती रहती है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय यहीं पर आ जाता है नकली किसी वेशभूषा में, और कहते हैं कि वो जब उसके पैर छूती है तो पृथ्वीराज चौहान कहता है कि थारी जगह अठक होनी मारे हिवड़ा में है, और उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय उनको वहां से उठाकर ले आता है, और इसको बोलते हैं गंधर्व विवाह, और विवाह कर लेता है, जिसको क्या बोलते हैं, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब होता है प्रेम विवाह। क्या होता है, प्रेम विवाह, ठीक है। ये उसको उसके पिता के घर से उठाकर ले आता है, और कहां पर ले आता है, अजमेर में। अजमेर में प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा अजमेर में कला एवं साहित्य की एक स्थापना की गई थी संस्थान की, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, पद्मनाभ को बनाया गया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि व मित्र कौन था, तो चंद्रबरदाई था, जिसका वास्तविक नाम पृथ्वीराज भट्ट था, ठीक है, पृथ्वी भट्ट था, सॉरी पृथ्वीराज भट्ट नहीं, पृथ्वी भट्ट था, जिनका जन्म लाहौर में हुआ था। उनके पुत्र का नाम जलहन था और पुत्री का नाम राजबाई था। पृथ्वीराज रासों की रचयिता जो है, रचनाकार जो है या पृथ्वीराज रासों को लिखने वाले हैं वो चंद्रबरदाई है। कौन है, चंद्रबरदाई। पिंगल भाषा में लिखी गई है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य होने का, यानी ब्रज भाषा का हिंदी का प्रथम महाकाव्य होने का पृथ्वीराज रासों को कहा जाता है कि प्रथम महाकाव्य है। अब यहां बात कर रहे थे, अजमेर ले आए, अजमेर ले आते हैं जयचंद गढ़वाल। अब आमंत्रित किसको कर देता है, मोहम्मद गोरी को। लेकिन मोहम्मद गोरी से युद्ध क्यों किया गया, मोहम्मद गोरी जो आता है, मोहम्मद गोरी जो आता है वो तबर ए हिंद पर शासन करता है, अधिकार कर लेता है तबर ए हिंद पर। तबर ए हिंद यानी बठिंडा। जब भी मेट फिल्म बनी थी ना यहां पर बठिंडा में, जब भी मेट फिल्म बठिंडा में बनी थी, यानी मोहम्मद गोरी तबर ए हिंद बठिंडा पर अधिकार कर लेता है। तो पृथ्वीराज चौहान उसके साथ युद्ध करता है, और वो युद्ध होता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध आप ऐसे याद कर लेना कि जब अजमेर ले आया तो जयचंद गढ़वाल ने सीटी मारकर किसको बुला लिया, मोहम्मद गोरी को। और मोहम्मद गोरी ने आते ही पहला आक्रमण किस पर कर दिया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर पहला आक्रमण किया था। तराइन का प्रथम युद्ध होता था। तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर उसका सेनापति खांडेराव था, और वो युद्ध जीतने के बाद में कहते हैं कि यहां तबर-ए-हिंद बठिंडा का जो काजी था जियाउद्दीन, ठीक है, उसको ये गिरफ्तार करके ले आते हैं। बाद में उससे कुछ धन लेकर उसको छोड़ दिया जाता है। तो बात करते हैं आगे की, फर्स्ट बार तराइन के युद्ध की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। प्रश्न कभी भी पूछा जाए कि गंधर्व विवाह था तो ये जरूर है पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के मध्य। दूसरे युद्ध में हारने का कारण भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो कहां पर हुआ था, करनाल जिला हरियाणा। करनाल जिला है और स्टेट कौन सा है, हरियाणा। एक तरफ है मोहम्मद गोरी गजनी का शासक, और एक तरफ यहां पर बात करें अपने तो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय युद्ध को जीत गए, मोहम्मद गोरी युद्ध को हार गया। और फिर 1192 ईस्वी तराइन का दूसरा युद्ध, वही स्थान होगा करनाल जिला हरियाणा, लेकिन इस बार थोड़ा सा पासा चेंज हो जाएगा। इधर मोहम्मद गोरी 1,20,000 की सेना, लेकिन फरिश्ता कहता है कि पृथ्वीराज चौहान 3 लाख की सेना ले रहे हो। और 3 लाख की सेना की जरूरत ही को नहीं मानता,
लेकिन वो तो क्या है कि छल कपट से जीतना चाहता था, ये हार गया। देखो तराइन के दूसरे युद्ध के समय क्या होता है कि जो मोहम्मद गोरी है ये क्या करता है कि सबसे पहले एक दूत भिजवाता है जिसका नाम है किवाम उल मुल्क, ठीक है। उसके बाद जो भेजा जाता है उसका नाम है रुकनुद्दीन, दिख रहा है क्या, रुकनुद्दीन हमजा। इनको पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास भेजा जाता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है उसको कहा जाता है या तो आप इस्लाम को स्वीकार कर लीजिए या फिर गोरी की अधीनता स्वीकार कर लीजिए। तो पृथ्वीराज चौहान उसके प्रत्युत्तर में एक जवाब भेजता है कि या तो तू जिस तरह से आया है उसी तरह वापस लौट जाए, वरना अपनी अगली मुलाकात युद्ध क्षेत्र में होगी। यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय का उनको जवाब था और फिर वही युद्ध होता है। लेकिन उस समय क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है इसके जो सेनापति है उसमें से एक रूठ जाता है जिसका नाम होता है उदयराज, और दो, एक का नाम सोमेश्वर और प्रताप सिंह जो है वो मोहम्मद गोरी के साथ मिल जाते हैं और उसी के कारण वहां पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय तराइन का दूसरा युद्ध हार जाता है। यह होता कहां पर है, करनाल जिला हरियाणा में, करनाल जिला हरियाणा में होता है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाए कि कौन मिल गए थे, सोमेश्वर और प्रताप सिंह किसके साथ मिल गए थे, मोहम्मद गोरी के साथ, सोमेश्वर प्लस प्रताप सिंह। और नाराज कौन हो जाता है, उदयराज हो जाता है जो सही समय पर यहां पर नहीं पहुंच पाता। पहले युद्ध में इसका सेनापति कौन था, खांडेराव। और इसी दूसरे युद्ध में भारत कौन आए थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका जन्म 1143 ईस्वी में कहां पर हुआ है, संजरी फारस में हुआ है, ईरान में हुआ है। पिता का नाम था ग्यासुद्दीन महमूद और माता का नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बीबी मनहूर, ठीक है। बाकी बात आपको मैं बताता हूं कि इनके गुरु का नाम था शेख उस्मान हारूनी चिश्ती, शेख उस्मान हारूनी चिश्ती सिलसिले के संस्थापक भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। और दिख नहीं रहा क्या, शेख उस्मान हारूनी चिश्ती है, वो नेक्स्ट बता दूंगा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो अपने बात कर रहे थे इसके बारे में, तो इसके बाद अपने बात करें कि जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है उसमें जो मोहम्मद गोरी है वो लाहौर यानी जो है लाहौर मुल्तान से आता है और वहां पर दो जिनको भेजता है किवाम उल मुल्क को, रुकनुद्दीन हमजा को, ठीक है। ये अपने बात कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को सिरसा के पास में कैद कर लिया गया था, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इसके बाद अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। अबुल फजल क्या कहता है कि उनको तो कहां ले जाया गया था, गजनी ले गया था, ठीक है। लेकिन मिन्हाज क्या कहता है कि उनको गजनी ले गए थे, और मिन्हाज जो कहता है कि इनकी हत्या कर दी गई थी। मैं आपको बताऊं, अबुल फजल ये तो कहां ले जाने की बात करता है भाई, गजनी ले गए थे। लेकिन मिन्हाज क्या कहता है कि हत्या कर दी गई। और उसके अलावा अपने बात करें कि हमीर महाकाव्य की इसके अनुसार इनको कैद कर लिया गया। उसी प्रकार जैसे संयोगिता और जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का विवाह हुआ उसके अंदर भी बात कही गई है कि उस विवाह को कुछ तो काल्पनिक मानते हैं। जैसे डॉक्टर त्रिपाठी और गौरी शंकर हीराचंद ओझा उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, यही उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन डॉक्टर त्रिपाठी वो स्वीकार नहीं करते। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने कहा कि तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो एक युग परिवर्तन की घटना है। किसकी घटना है, युग परिवर्तन की घटना है। तो साथियों यहां बात कर रहे हैं अपने कि यहां यह तो हो गई उस पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में, लेकिन अपने बात करते हैं
पृथ्वीराज रासो। यानी चंद भी ये कहता है कि गजनी ले जाया जाता है, तब वहां पर शब्द वेदी बाण की, मतलब कि आंखों पर पट्टी बांधकर शब्द वेदी बाण की बात उठती है। तभी तो कहा गया है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। ठीक है दोस्तों, तो ये बात पृथ्वीराज रासो के अनुसार कही गई है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद बरदाई उनके दरबारी कवि भी थे और मित्र भी थे। अगर प्रश्न आ जाए कि इनके अलावा कौन कौन उनके दरबार में थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार की अगर बात करें तो विद्यापति गौड़, विश्वरूप के अलावा पृथ्वी भट्ट, यानी चंद बरदाई का ही नाम है। पृथ्वी भट्ट किसका नाम है? चंद बरदाई का ही नाम है। और वागीश्वर जनार्दन, ठीक है, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट, वागीश्वर, जनार्दन, ये उनके दरबार में थे। उसके अलावा अगर पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधियों की बात करें, अपने उपाधियों की बात करें, उपाधियों में नाम आता है दल पुंगल, यानी विश्व विजेता, और राय पिथोरा यानी युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, भारतेश्वर, सपाद लक्षेश्वर, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय की नगरी है अजमेर। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपने आगे और प्रश्न पूछा जाए इनके बारे में, तो इन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में एक शहर बसाया, लालकोट शहर, किला राय पिथौरागढ़ का निर्माण, ये तो कहां पर हो गए? दिल्ली में। ठीक है, अजमेर में कला व साहित्य के लिए संस्थान, कला व साहित्य विभाग की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था पद्मनाभ को। उसके अलावा बात करें बिसलपुर बांध जो है टोंक जिले में, वहां पर एक महादेव का मंदिर बनवाया। उसके अलावा उनका प्रथम शिलालेख, अगर प्रश्न पूछा जाए, शिलालेख जो है वो है बडल्या या बेदला का शिलालेख, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। और दूसरा जो पूछा जाए वो है, दूसरा शिलालेख वो है आवलंदा का, दिख रहा है क्या? आवलंदा का शिलालेख। तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय से जुड़ी हुई बातें थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छत्री अगर पूछी जाए तो गजनी में है। गजनी यानी अफगानिस्तान भी कह सकते हैं, काबुल भी जो है। ठीक है, लेकिन अगर उनका स्मारक पूछा जाए, 12 सितंबर 1996 को राष्ट्र को समर्पित किया गया स्मारक जो है वो अजमेर जिले में है, तारागढ़ दुर्ग में। 13 सितंबर 1996 को राष्ट्र को समर्पित पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक अजमेर में है, छतरी गजनी अफगानिस्तान में है। इसके अलावा जैसे अपने और बात करते हैं तो आप उसको, जो बात शुरू में हमने की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, कि उनको जो शब्दावली है, यानी शिया मुसलमान है, उनको अपने आराध्या का केंद्र मानते हैं अजमेर की दरगाह को। वहाँ गुरु को पीर कहा जाता है और जो शिष्य होता है उसको मुरीद कहा जाता है, उत्तराधिकारी को वली कहा जाता है। जो उनके उपदेश स्थल होते हैं उनको बोलते हैं जमशेद खान। क्या बोलते हैं? जमीद खान। लिख देता हूं मैं यहां पर, जो शब्दावली है पूछा जाए, गुरु को पीर कहा जाता है, शिष्य को मुरीद कहा जाता है, उत्तराधिकारी
धिकारी, ये कहलाता है वली। बैठने का स्थान, बैठने का स्थान, बैठने का स्थान जो होता है वो खान गाह कहलाता है। उसके अलावा उपदेश, उपदेश स्थल जमीद खान कहलाते हैं। तीर्थ यात्रा, जियारत, जैसे अकबर जियारत करने के लिए अजमेर की दरगाह पर आया, तीर्थ यात्री, जायरीन, जैसे अजमेर के इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के आयोजन पर आए हुए सभी जायरीनों का हम इस्तेकबाल करते हैं, ऐसे वहां पर बोला जाता है। ठीक है। और भीलवाड़ा का जो गौरी परिवार है वो झंडा चढ़ाता है, 1 रजब से 6 रजब तक का उर्स भरता है। उनके बारे में बात कर ली। पिता का नाम गयासुद्दीन मोहम्मद था और उनके गुरु का नाम शेख उस्मान हारूनी था। ठीक है। सन्यासियों का सुल्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जिनको कहा है वो है जो नागौरी है ना, हमीदुद्दीन नागौरी को कहा है, जिनका उर्स तारकिन का उर्स नागौर जिले में भरता है। उसके अलावा अगर यहाँ बात करते हैं अपने पृथ्वीराज चौहान से, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर बात करते हैं। तो दोस्तों आगे की बात करें अपने, तो हमसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जब तराइन का युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय का साथ किस किसने दिया था? जालोर के समर सिंह ने। उसके अलावा जैसे अपने बात करें कि सुरजन चरित्र के अनुसार कितनी बार गौरी को हराया गया? 8 बार। हमीर महाकाव्य के अनुसार, हमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार। चिंतामणि के अनुसार 23 बार। प्रबंध कोश के अनुसार 20 बार। पृथ्वी भट्ट कोश है या ऐसे कुछ है, पृथ्वी भट्ट प्रबंध, इनके अनुसार 8 बार। ठीक है। सुरजन चरित्र के लेखक चंद्रशेखर थे, चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। एक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में जयानक भी था, जयानक जिसने पृथ्वीराज विजय की रचना की है। पृथ्वीराज विजय की रचना की है, ये कश्मीरी कवि था, कश्मीरी कवि था। पृथ्वीराज विजय की जो रचना इन्होंने पुष्कर झील के किनारे की है। पृथ्वीराज चौहान जो है तारागढ़ दुर्ग में एक सीसा खान गुफा थी, वहां से चामुंडा माता के दर्शन के लिए भी जाया करता था। उसके अलावा बात करें उनका साथ देने वालों में जालोर के समर सिंह, मेवाड़ से सामंत सिंह, और उसके बाद दिल्ली से गोविंद राय। तो दोस्तों लगभग जो बातें थी वो पृथ्वीराज चौहान से संबंधित हमने यहाँ पर की है। अब मैं पूरा उसको आप लोगों को रिपीट करवा देता हूँ। तो बात करते हैं आज 19 मई की। 19 मई 1166 ईस्वी को जन्म हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, माता का नाम कर्पूरी देवी था, भाई का नाम हरिराज, बहन का नाम प्रीता था, पत्नी का नाम इच्छनी था और दूसरी पत्नी का नाम श्योगिता था। उनके प्रधानमंत्री का नाम कदमवास था, सेनाध्यक्ष का नाम भुवनमल था, घोड़े का नाम नाट्यरंबा था, आश्रित कवि व दरबारी जो मित्र थे उनका नाम चंद्रबरदाई था। चंद्रबरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। पुत्र का नाम जलहन था और पुत्री का नाम राजबाई था। चंद्रबरदाई जो है उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है, जिसको पूरा उनके पुत्र जलहन ने कहा है, पिंगल भाषा में लिखा गया है। और पृथ्वीराज रासो जो है इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य और चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि के रूप में जाना जाता है, ब्रज भाषा हिंदी के महाकवि के रूप में। इसके अंदर 1000 से ज़्यादा शब्द और 69 सरग हैं। उसके अलावा बात करते हैं पिंगल भाषा में लिखी गई है। इनके दरबार के अंदर जयानक था, वागीश्वर था, जनार्दन था, विश्व भट्ट था, विश्व रूप था और जो विद्यापति गौड़ थे। इसके अलावा बात करते हैं कि सबसे पहले इन्होंने सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद में जो राज्याभिषेक करवाया वो 1177 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में करवाया था। और सेनाध्यक्ष इनका भुवनमल था जो कर्पूरी देवी का चाचा था। नाना का नाम अनंगपाल तोमर था। तो सबसे पहले नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया, फिर भंडानको का दमन करता है, फिर महोबा विजय या बुंदेलखंड, जजाक भुक्ति, तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी का जो होता है उसमें आला व उदल मारे जाते हैं। परमार्थी देव को पराजित करता है, वहां पर पुंजन राय को नियुक्त करता है। उसके बाद में बात करते हैं कि चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय को पराजित किया था। इच्छनी को लेकर विवाद होता है, नागौर पर अधिकार करना चाहता है, वही सीमा को लेकर विवाद होता है। लेकिन मोहम्मद गोरी 1194 के युद्ध में 1194 ईस्वी के
चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद घेड़वाल को पराजित करता है। ये ध्यान रख लेना, ठीक है। सिरसा में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु बताई गई है, लेकिन कहते हैं मोहम्मद गोरी को जब उन्होंने शब्दवाद बेणीवाद से अगर उनकी मृत्यु कर दी थी 1192 में ही, तो आप ये बताइए कि 1194 में कैसे वो चंदावर का युद्ध होता। फिर दूसरी अगर हम बात करते हैं कि मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है। 1206 से वो 1210 तक रहता है। तो 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी, वो भी खोखर जाति के विद्रोहियों द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जो अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाता है, संस्कृत पाठशाला के स्थान पर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा है उसका निर्माण करवाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम का निर्माण करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को याद करने के लिए गुलाम लोहा से चाकू व ढाल बना, अपने आप याद हो जाएगा कि लाहौर का था, वो गवर्नर था, लाख बख्श की उपाधि उसको प्राप्त थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम, ठीक है, मैं से मलिक व सिपह सलार की उपाधि प्राप्त थी। लाख बख्श की, हातिम द्वितीय की, कुरान खा की, ये उनको उपाधियां प्राप्त थी। और 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था। चौगान या पोलो खेलते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। ये सारी बातें कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर है, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था। ये सारी बातें जुड़ी हुई है पृथ्वीराज चौहान तृतीय से। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।